वो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इतनी जिम्मेवारी से आरोप लगा रहे हैं कि मैं क्या बताऊं कि कल की डेट में ये आरोप उनके ऊपर उछल करके वापस आएंगे, ये समझ नहीं पा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि आयोग की निष्पक्षता के ऊपर आयोग किसी का नहीं है। आयोग सिर्फ कानून का है, आयोग देश का है। आयोग अगर हमारे मुखालिफ कोई बात करता है तो हमें खराब लगती है, आयोग इनके मुखालिफ बात करता है, इन्हें खराब लगती है, सच है। लेकिन अपने अपने दायरे में रहना चाहिए और आयोग एक हमारे बड़े की हैसियत में है और उस जिम्मेदार बड़े की हैसियत में जो वो कहे उसको चुपचाप मानना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो अभी बात कही जैन साहब ने, जैन साहब क्या करें, आजम खान साहब को डिफेंड करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अभी राकेश जी के भी ऊपर वही जिम्मेवारी आने वाली है। मैं आपको बताऊं एक चीज, बड़े इन लोगों ने गजब तमाशा कर रखा है। बनारस में अरुण जेटली इनके नेताओं सुरेश जी, मेरा सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक था, अपन उतने पर बात अभी फिलहाल कर ले, उसके बाद मैं मेरा सवाल फिर रिट्रेट कर दूं। क्या कोई भी पार्टी को यह अधिकार हासिल है वो अपने किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे? इसमें कानून का, संविधान का क्या लेना देना? कोई उल्लंघन। 302 सीटों पर हिंदुस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया और आज आजम खान साहब को सुबह सुबह इल्हाम हुआ कि यह संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब पता है? बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस तरीके की बात आजम खान साहब बोल रहे हैं, सच में तो वो असंवैधानिक है। हमारे वोट को कोई समाजवादी पार्टी का नेता बना दिया है। मैं आपको बना दिया, मेरे तमाशा बना दिया, तमाशा बना दिया। बिल्कुल एकदम आपसे सहमत हूं, आपके इस बात से 100% सहमत हूं कि आजम खान साहब ने आज लोकतंत्र को तमाशे के रूप में प्रस्तुत कर दिया और जिस तरीके से इन्होंने बात की है आजम खान साहब ने, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और असंवैधानिक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं मुझसे बात आपसे कह रहा हूं, 100% आपकी बात से सहमत होते हुए अरुण जेटली साहब जैसा एक माना जाना लॉयर, वकील है वो, उन्होंने क्या कहा? उनकी ही पार्टी के 2 विधायकों ने लिख करके दिया कि डीएम प्रांजल यादव बहुत अच्छा चुनाव करा सकते हैं। उन्हीं की पार्टी के भाजपा के 2 विधायकों ने लिख करके दिया है वहां। और अरुण जेटली अद्भुत है, क्या किस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया? कांग्रेस के रोड शो की सफलता से घबराकर वो लोग कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी को परमिशन हमको नहीं, चुनाव भेदभाव कर रहा है, असंवैधानिक है, ये है वो है, लेकिन भाषा के दायरे में रहे वो। लेकिन वकील है चूंकि वो भाषा जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने आरोप का मजाक उड़ाया है वो निंदनीय है और असंवैधानिक है। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, फिर राकेश के पास जाऊंगा। एक सवाल मैं रोक नहीं पा रहा अपना मुंह। आपकी पार्टी के नंबर 2 की हैसियत के नेता ने कहा कि ये चुनाव गैर कानूनी है। मेरा बहुत विनम्र सवाल ये है, बहुत विनम्रता के साथ, कि मैनपुरी में नेताजी, कन्नौज में अखिलेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी, फिरोजाबाद में रामगोपाल जी का बच्चा क्या नाम है उसका, अक्षय, अगर ये लोग जीतते हैं तो ये लोग आजम खान साहब की सलाह मानते हुए क्या इस गैर कानूनी चुनाव के तहत जो निर्णय आएगा उसको स्वीकार नहीं करेंगे और शपथ नहीं लेंगे लोकसभा सदस्य की? मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी के नेता किसी गैर कानूनी काम में अपनी सहभागिता नहीं करेंगे। देखिए अमिताभ जी, हमने अभी इसके लिए स्पष्टीकरण पहले किया कि मेरा सवाल, इस सवाल पर उत्तर सुना जी। आप अगर किसी भी बयान को 4 टुकड़ों में बांट देंगे तो उसके अर्थ बदल जाते हैं सीधे सीधे। सीधे उल्टे कुछ नहीं, मेरा निवेदन इतना है कि आजम जी को प्रोजेक्ट किया गया सीधे मैं आपका बड़ा संविधान में नहीं है। मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, मेरा निवेदन सुन लीजिए। जी। कारण सौ रहे हो उनसे, उनकी बहस में, चूंकि टीवी में समय की कमी होती है ना, ये मंच पर बहस हो रही होती तो अपन लंबे किस्से सुनाते, नेहरू से शुरू करते और आज तक आते, लेकिन इसमें तो एक मिनट
मूल बात क्या कही आजम साहब ने कि ये जो चुनाव हो रहा है यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये अल्फाज उन्होंने कहे। तो मेरा निवेदन है, असंवैधानिक और गैर कानूनी चुनाव से आने वाले नतीजों के तहत लोकसभा के सदस्य बनने के जब सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टियों को कुछ स्थानों पर कलेक्टर आरओ देगा तो वो उसको लेने से इनकार करेंगे क्या आजम साहब की सलाह के अनुरूप? देखिए अमिताभ जी, जो उन्होंने कहा माननीय आजम खां जी ने, वो साफ साफ उन्होंने कहा कि जो है पीएम को हम पहले से प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका चुनाव संवैधानिक हो गया ना आजम साहब के मुताबिक, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये तर्कपूर्ण बात नहीं। आपकी पार्टी के नंबर 2 के नेता ने कोई बात करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने हर जगह पर सहयोग किया, सहयोग नहीं किया। जैन साहब, कितने लोगों के लिए जिनका ट्रांसफर कीजिए, सबको ट्रांसफर। मेरा मानना यह है, इस टिप्पणी के बाद मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। मेरा मानना यह है, अगर समाजवादी पार्टी के लोग इस अगली लोकसभा में शपथ लेने आते हैं तो वह लोग आजम खान साहब का अपमान करेंगे, आजम खान साहब की राय को दरकिनार करेंगे, आजम खान साहब का जो सुविचारित मत है उसको खारिज करेंगे। मुझे लगता है आजम खान साहब जैसे सुलझे हुए नेता के राय को सम्मान देना चाहिए पार्टी को, और उसको अभी एक राउंड वोट बाकी है, कह देना चाहिए कि हम इस गैर कानूनी प्रक्रिया से अपने को अलग करते हैं। भाई जब पता लग जाए कि ये गैर कानूनी जुलूस है तभी उससे अलग हो लेता भला आदमी। अब तो पता लग गया ना, आजम साहब ने बता दिया, तो अब तो अलग हो लो। राकेश ये वकील है और समाजवादी पार्टी के मेंबर है, इससे अलग ये कहें भी तो क्या कहें? नहीं, इसमें कोई खोट है मेरे सवाल में। सुनील जी, आपकी पार्टी में कोई ऐसा बोलता तब भी मैं ये कहता कि सोनिया जी को शपथ नहीं लेनी चाहिए। हमने तो कहा ना, किसी की पार्टी ये जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी किस तरीके से बूथों पे अंदर गए, ये नहीं अंदर जाने। जैन साहब, मेरा निवेदन इतना है, मैं व्यवहारिक उदाहरण दूं। सुनील जी, ना एक मिनट, व्यवहारिक उदाहरण दूं। मुझे जब पता लग जाए कि ये गतिविधि अवैध है, मैं उसी क्षण से अपने कुछ गतिविधि से अलग कर लूंगा। कोई और माने ना माने आजम साहब की सलाह, आप तो मानो, आपके बुजुर्ग नेता राकेश त्रिपाठी जी, आजम खान साहब पे बात हो गई, लेकिन इस देश को तब भी बहुत झटका लगता है जब देश चलाने की बागडोर की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति ये कहे कि मैं बहुत जिम्मेदारी से सोच समझ के यह आरोप लगा रहा हूं कि आप इम्पार्शियल नहीं है, आप पक्षपात करते हैं। ये सरल भाषा में कहें, ये संसदीय भाषा है, पक्षपात करते हैं। सरल भाषा में कहें तो चुनाव आयोग के मुंह पे थूकना हो जाता है ना? क्या इस देश के इतने बड़े पदों के लिए जनता के सम्मुख जो लोग जाएं वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? आप खेल के नियमों का ही सम्मान नहीं करना चाहते, एम्पायर को धमकाना चाहते हैं कि या तो मुझे आउट नहीं दो, और आउट दोगे तो बल्ला मारूंगा सिर पे तेरे। राकेश त्रिपाठी जी, नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं अमिताभ जी आपकी बात से। आपने जिस तरह से इंटरप्रिटेशन, हालांकि सामान्य तौर पर आपका जो विश्लेषण होता है, जो कद्र करता है, मेरी बात भी सहमत नहीं। मैं बिल्कुल अपनी असहमति के कारण गिना सकता हूं। देखिए, आजम खान का बयान वो बिल्कुल घोर आपत्तिजनक है, और आजम खान के बयान से नरेंद्र मोदी जी के बयान की तुलना नहीं की जा सकती है। और मैं से तुलना नहीं की, मैंने अलग सवाल पूछा, क्या नरेंद्र मोदी के लिए यह बयान क्षम्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला इसलिए कोई चर्चा नहीं करेगा इस पर? नहीं, अमिताभ जी, मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, आपने जो टिप्पणी की जिसका अर्थ निकाला कि चुनाव आयोग के मुंह पर थूकना है, मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं। देखिए, चुनाव आयोग की जब हम संवैधानिक शक्तियों को देखते हैं, जब हम चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति को देखते हैं, तो भारत के संविधान से उसका गठन जब होता है और अधिसूचना जब लागू होती है, सूचना जारी होती है चुनाव की, तो चुनाव आयोग के पास लाइक स्टेट एक राज्य के बराबर की शक्तियां होती हैं, और राज्य के निर्णयों की भी आलोचना की जा सकती है। आलोचना से परे निर्वाचन आयोग नहीं है। पहली बात तो इस बात का जो हवा खड़ा किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग पर कोई टिप्पणी कर दी गई तो इसका मतलब हमने बिल्कुल अपने आप में मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। दूसरी बात,
दूसरी बात, हाँ। देखिए, ये भारत के संविधान ने केवल न्यायपालिका को, न्यायिक व्यवस्था को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह सुविधा दी है कि उनके निर्णयों पर इस प्रकार से टिप्पणी करना कि वो न्यायिक प्रक्रिया का अवमानना हो, उस पर रोक लगाई गई है। उसमें न्यायिक अवमानना का मामला दर्ज होता है और उसमें सजा के प्रावधान है। लेकिन इस प्रकार का कोई विशेषाधिकार भारत के निर्वाचन आयोग को नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से आपसे सहमत हूं कि ये परंपरा है और राजनीतिक शुचिता के लिए भी जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र की अपने आप में खूबसूरती है कि भारत में एक स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग काम करता है और जिसके आदेशों को सारे राजनीतिक दल मानने के लिए बाध्य है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्वाचन आयोग के अब तक के सारे निर्णयों को अपनी आंखों पर रखा। आपने समझा, यदि हमें कहीं, अमिताभ जी अपनी बात में पूरी, लेकिन यदि कहीं पर भी हमें किसी भी तरह का कोई पक्षपात दिखता है तो उस पक्षपात पर अगर हम अपनी आपत्ति में दर्ज न करावें तो मुझे लगता है कि सही मायने में फिर लोकतांत्रिक देश होने का अभिमान भारत को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपकी कुछ बातों का मैं उत्तर दे दूं। पहली बात, ये बात हमेशा के लिए काम आएगी सबके। पहली बात, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि न्यायपालिका की आलोचना नहीं हो सकती। उसको आलोचना से परे संविधान की किसी धारा ने नहीं बताया। लेकिन वहां इतने जो बहादुर लोग चुप रहते हैं, मालूम क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां तत्काल जेल जाने की व्यवस्था है। सुनो भाई, एक लोटा थाली कंबल और एक नंबर तत्काल मिलता है डासना में, इसलिए चुप है। ये आदर में चुप नहीं है। मन तो करता है जज के भी दो लगाए। बताइए, महाजमगढ़ के ब्लॉक प्रमुख को हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया साल ने, है? बोले हम राजेपुर के प्रधान है और हमारे खिलाफ। हम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, बताइए, इसकी इतनी हैसियत हो गई जज की, लेकिन पता है कि चू चप्पल नहीं होगी, तत्काल जेल और हो जाएगी डासना में। एक थाली लोटा कंबल, गर्मी वैसे ही है, इसलिए चुप रहते हैं, है ना? मैंने सुन लीजिए। दूसरी बात, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, लेकिन तरीका अभद्र है। फिर कहता हूं, मेरे शब्द पर गौर करिएगा जो बोल रहा हूं। चुनाव आयोग पर आपत्ति जताने का एक तरीका है। तो आप पर असहमति तो आदमी अपने बाप से भी जताता है, लेकिन उसका एक सलीका और तरीका होता है। 24 घंटे वहां कंप्लेंट सेल इसीलिए काम करता है। 24 घंटे राउंड द क्लॉक, अहर्निश। उसका एक तरीका है। कंप्लेंट पर नोटिस होता है, नोटिस नहीं हो रिमाइंडर जाता है। अगर फिरोजाबाद में 7 बूथों पर यह रिपोर्ट किसने कराया? ये क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आदेश से हो रहा है? ये वही चुनाव आयोग है। बहुत सही बात है। उसने बघेल की बात सुनी ना, और आप ये कहें कि मैं पूरी 1 लाख लोगों की भीड़ में आप अपने को दबंग दिखाना चाहते हैं, ये सिंघम दिखाना चाहते हैं। देवगन अजय, मैं पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगाता हूं। ये कौन सी भाषा है? कौन सी देह की शैली है बात करने की? अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है? संवैधानिक संस्थाओं से ऐसे बात की जाती है? एक अर्जी देने का तरीका होता है। कल को सुप्रीम कोर्ट में ऐसी अर्जी देकर दिखाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं पूरी गंभीरता से आरोप लगाता हूं कि तुम निष्पक्ष नहीं हो। अर्जी दीजिए, 5 मिनट के अंदर होंगे, भगवान का नाम लेके। जमानत नहीं होगी। आपको पता है 4 मार्च से कौन जेल में है? जिनके बारे में धारणा थी कि हिंदुस्तान उनकी जेब में है। उनके बेटे की शादी में पूरा हिंदुस्तान लखनऊ आया था। राकेश त्रिपाठी, जहाज ऐसे चला था जैसे विक्रम चलते हैं इंदिरा नगर में। विक्रम 4 मार्च से थाली लोटा कंबल के साथ हैं, इसलिए आप महताब नहीं लिख सकते, आजम साहब में नहीं लिख सकते, आजम साहब में नहीं लिख सकते। लिख के दिखाइए हाई कोर्ट के जज को। क्या आप असंवैधानिक हैं? आप बीजेपी का अड्डा बन गए हैं, आप कांग्रेस के एजेंट बन गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपके तमाम फैसले पलटे, तब बहादुरी कहां गई? संजीव सरोवर और राकेश बहादुर के ट्रांसफर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया था। लानत वलानत की थी सरकार की। आतंकियों पर केस वापस लाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी? मैं टिप्पणी कोट करता हूं, गलत हो तो मेरे पर मुकदमा करिएगा। हाईकोर्ट ने कहा था सरकार के वकील से, सुरेंद्र जी, उसने कहा था मुझे लगता है कि कल आप इनको पद्मश्री दिलाने की सिफारिश करेंगे। पढ़ा था मैंने। तो आजम साहब कहा थे, चिट्ठी लिखते हैं हाईकोर्ट के जज को कि आप असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। तब तो लिखा नहीं। इसलिए कह रहा हूं, गरीब की गाय समझते हैं क्या चुनाव आयोग को? मैं मांग करता हूं
भारत की अगली संसद में व्यवस्था हो कि भारत के चुनाव आयोग को वैसी ही मर्यादा सौंपी जाए जो न्यायपालिका के पास है, तब आप लोग सीधे चलेंगे। अपील करने का हक है, राकेश त्रिपाठी समझो अंतर, मुकदमा करने का हक है भाई, फिर अपील करने का हक है मेरे दोस्त, उसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का हक है। रिव्यू पिटीशन का भी मतलब होता है हम आपके फैसले से असहमत हैं, लेकिन लिखा जाता है मेरी प्रेयर है, ये नहीं लिखा जाता मेरा हुक्म है सुन ले। क्या लिखा जाता